हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं चिराग कंसल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत में दो जगह से मुख्यतः नदियां निकलती हैं, एक हिमालय से और दूसरा दक्षिण तरफ में प्रायद्वीपी पठारी हिस्से से। उसमें अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में तीन नदी तंत्र जो है होते हैं, जो कि है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसमें हम आज इंडस जो नदी तंत्र है उसको पढ़ेंगे। अब दोस्तों, ये इंडस जो है बड़ा ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राचीन समय में जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है वो इसी इंडस नदी के किनारे पाई जाती थी। और इसके अलावा इंडस से ही क्या है, हमारे भारत का नाम इंडिया जो है निकल के आया है। और इस इंडस को संस्कृत में सिंधु नदी भी कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस नदी को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोस्तों, ये बोखरचू हिमानी यानी बोखरचू ग्लेशियर से तिब्बत रीजन में पैदा होती है, शुरू होती है। उसके बाद जो है ये सीधा सीधा कहाँ जाती है, जम्मू कश्मीर में जाती है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसका अधिकतर हिस्सा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। मतलब कि दोस्तों, इसको मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इसको गद्दार नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह भारत में नहीं, यह अधिकतर पाकिस्तान के हिस्से में बहती है। और यहाँ तक कि इसे पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी कहा जाता है। पर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम में जो नदी तंत्र भारत में चलता है वो यही है इंडस रिवर सिस्टम। फिर जैसा आप जानते हैं इसके नीचे गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र आता है। अब आइए इसकी पूरी की पूरी जिसकी जर्नी को, इसके रास्ते को समझ लेते हैं कि बोखरचू हिमानी से कैसे कैसे कहाँ से कहाँ ये नदी जाती है। अब हम सब जानते हैं कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का तंत्र जो है उसकी नदियां गिरती है, और अरब सागर में सिंधु नदी तंत्र की नदियां गिरती हैं। अब जो उसी तरह से जो इंडस है, सिंधु है, ये भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। पर बीच में अगर मैं बात करूं तो जब भोकरचू हिमानी से निकलती है तो मुझे बताइए ये कौन सा क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये तिब्बत का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इसको एक अलग नाम से पहचाना जाता है, जो कि है सिंगी खम्बान, यानी कि शेर का मुंह, शेर मुख। उसके बाद ये जो है भारत में प्रवेश करती है। तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, डमकोक से प्रवेश करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कुल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, पर भारत में ये केवल 1114 किलोमीटर रहती है। डमकोक से में प्रवेश करने के बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह प्रमुखतः लद्दाख के क्षेत्र में बहती है। और लद्दाख के ऊपर जो है पीओके वाला क्षेत्र आ जाता है, जिसमें गिलगित और बल्तिस्तान में ये नदी जो है बहती है। अब भारत में ये नदी कहाँ बहती है, तो ये लद्दाख और जस्कर इन दो श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। लद्दाख और जस्कर, अगर आपको हिमालयन पर्वत श्रेणी का बारे में पता है तो उसमें जो सबसे ऊपर, हिमालय के भी ऊपर ट्रांस हिमालय श्रेणी होती है, उसमें तीन श्रेणियां पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख और फिर जस्कर। तो उसमें जो दूसरी और तीसरी लद्दाख और जस्कर श्रेणी है, इसके बीच में ये इंडस नदी, सिंधु नदी बहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये कैसे बह रही है। दिशाओं के आधार पे बोले तो ये उत्तर पश्चिम में क्या हो रही है, बह रही है। उत्तर पश्चिम में बहने के बाद ये नदी क्या करती है, ये नदी जो है एक ऊंचाई पर आकर, आप देख सकते हैं बीच वाले क्षेत्र की ऊंचाई पर आकर यहां से क्या होती है, यहां से सीधी बहने लग जाती है। यानी ये जो हिमालय वाला हिस्सा है इसको काट के बहने लग जाती है। इसको काट के बहते हुए अगर हम बात करें, ये नदी जो है नंगा पर्वत के ऊपर क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। पर्वतों को काट के जब भी नदियां रास्ता बनाती है तो उसको हम दोस्तों गॉर्ज कहते हैं। इसके बाद जो है ये पाकिस्तान में क्या हो जाती है, पाकिस्तान में घुस जाती है। पाकिस्तान में ये जिस क्षेत्र में घुसती है उसका नाम क्या है, चिल्लार क्षेत्र, जो कि किसका क्षेत्र है, दर्दिस्तान का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में थोड़ा आगे जाकर जो अटोक है,
अटोक, वहां पर ये किससे मिलती है? काबुल नदी से मिलती है, जो कि हम जानते हैं निश्चित तौर पे अफगानिस्तान से ही निकल के आ रही होगी। अब सिंधु नदी की खासी बात यह है दोस्तों कि अगर हम बात करें, इसमें 5 नदियों का जो समूह है वो आके मिलता है, और हम सब जानते हैं इस 5 नदियों के समूह को क्या कहा जाता है? पंचनाद कहा जाता है। पंचनाद से मतलब समझिए कि अगर हम बात करें पंजाब की, तो क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाब जो है आखिर ये नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों पंजाब असल में 5 नदियों के किनारे बसा है। अब तो हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो पंजाब का आधा हिस्सा जो पाकिस्तान में है वो भी क्या है? भारत का ही पंजाब वाला हिस्सा था। तो पंजाब ये 5 नदियों के कारण के किनारे बसा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 5 नदियों वाला क्षेत्र कहा जाता है, पंचनाद का क्षेत्र कहा जाता है। तो सिंधु नदी में क्या मिलता है? पंचनाद मिलता है। सर ये 5 नदियां कौन सी हैं? तो इसे आप JCRBS से याद रख सकते हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। ठीक है, अब इसको मैंने देखा है अक्सर विद्यार्थियों को ये याद नहीं होता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। पंचनाद से में मिलने के बाद सवाल उठता है कि ये पंचनाद से कहां पर मिल रही है? तो दोस्तों ये पंचनाद से जिस क्षेत्र में मिलती है उसका नाम क्या है? मिठानकोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिंधु जो है पंचनाद से कहां मिलती है? तो दोस्तों मिठानकोट में मिलती है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। अब आपने सीक्वेंस अभी देखा JCRBS, तो हम चालू करते हैं किससे दोस्तों? झेलम से। अब एक नदी से जो है दूसरी नदी जुड़ी हुई है, अगर आप एक को समझेंगे तो दूसरी का जो विचार है वो अपने आप ही आपके अंदर से आने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम की। अब झेलम जो है अगर हम उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं शेषनाग के जैसा इसका मुंह है। ये देखिए, ये नदी में मार्क कर रहा हूं, ये क्या है? ये झेलम है। अब शेषनाग की तरह इसने फन फैला रखा है, तो निश्चित तौर पे ये कहां से निकलेगी? शेषनाग झील से निकलेगी। तो ये कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलने के बाद आप देख सकते हैं ये पश्चिम तरफ बहती है, और पश्चिम तरफ बहते हुए ही ये किन हिस्सों से होकर आती है? ये वुलार लेक यानी कि साफ पानी की जो झील रहती है उससे, और श्रीनगर के हिस्से से होकर आती है। असल में ये थोड़ा सा पहले ऊपर की तरफ बहती है, तब इसका मिलन वुलार और श्रीनगर से होता है। उसके बाद जो है ये क्या करती है? जो हमारी पीर पंजाल श्रेणी है उसको क्या करती है? काटना शुरू करती है, और पीर पंजाल श्रेणी को काट कर ये क्या करती है? बारामुल्ला के आगे कहां पहुंचती है? मुजफ्फराबाद पहुंचती है। कहां पहुंचती है दोस्तों? मुजफ्फराबाद पहुंचती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। असल में जो क्या कहते हैं झेलम झील है, ये क्या करती है? जम्मू कश्मीर के किनारे पाकिस्तान और जम्मू की क्या करती है? भारत की बॉर्डर बनाती है। और ये बॉर्डर जो है कौन से क्षेत्र में? POK वाले क्षेत्र में है, जहां पर ये मुजफ्फराबाद और मीरपुर के बीच में बॉर्डर बनाती है। फिर मीरपुर से ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? चेनाब नदी से मिल जाती है। कहां मिलती है? झांग जिले के पास मिलती है। तो वापस समझ लीजिए फटाफट, शेषनाग झील में पैदा हुई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई, वुलार और श्रीनगर दोनों से होते हुए फिर ये कहां पहुंची? हिमालय को काटते हुए, पीर पंजाल को काटते हुए क्या करा इसने? टर्न ले लिया। टर्न ले लिया, कहां से लिया? मुजफ्फराबाद से लिया। मुजफ्फराबाद और मीरपुर कहां पर है? POK में है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर के बीच क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। फिर कहां गई? पाकिस्तान में गई। पाकिस्तान में किससे मिली? चेनाब से मिली। चेनाब से कहां मिली? झांग जिले में मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किससे मिली? अभी आपने बताया चेनाब से मिली, तो फिर अगली नदी कौन सी होगी दोस्तों? अगली नदी निश्चित तौर पे क्या होगी? चेनाब होगी। अब चेनाब की अगर हम बात करें, इसका एक और नाम जो है बड़ा पॉपुलर है, जो कि चंद्रभागा। तो चंद्रभागा इसे क्यों कहा जाता है समझिए। असल में ये 2 नदियों से मिलके बनी है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में 2 जिले रहते हैं, लाहौल और स्पीति। इन लाहौल और स्पीति जिलों से ही क्या होती है? एक चंद्रा और एक भागा, 2 नदियां जो है निकलती हैं, और ये 2 नदियां जब मिल जाती है तो उससे क्या बन जाती है? चंद्रभागा यानी कि चेनाब।
अब ये जो चेनाब है, ये इसके अलावा कुछ किताबों में दिया जाता है कि ये एक पास के पास है। कौन से पास के पास है? बारालाचा। बारालाचा पास के पास में ये स्थित है। तो मेरे दोस्तों एक चीज समझ लो, पास का मतलब सिर्फ क्या होता है? हिमालय के बीच में से जाने का रास्ता, या किसी भी पर्वत के बीच में से जाने का रास्ता। तो उस रास्ते में से तो एक बात समझिए, वो तो एक जाने का रोड है, रास्ता है, वहां से तो नदी नहीं निकल सकती ना। निश्चित तौर पे वहां पे क्या होनी चाहिए? कोई पहाड़ी होनी चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, या फिर कोई झील होनी चाहिए जिससे नदी जो है पैदा हो। तो असल में लाहौल स्पीति क्षेत्र में क्या कहते हैं, कुल्लू और दूसरी क्या कहते हैं पहाड़ियां होती है, वहां से ये नदी निकलती है, पर पास में क्या है? बारालाचा स्थित है। अब बारालाचा से निकलने के बाद ये नदी जो है दोस्तों क्या होती है, आप देख सकते हैं ये सीधी बहती है। अब इसमें याद रखने के लिए बड़ा आसानी समझिए, ये किसके बीच रहती है? पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस, ये महान बृहद हिमालय हैं, उनके बीच में ये क्या करती है? बहती है। अब पीर पंजाल और बृहद हिमालय जो है, याद रखना बड़ा आसान है दोस्तों। ट्रांस हिमालय के नीचे क्या आते हैं? हिमालय आते हैं। हिमालय किन भागों में बटे हैं? 3 भागों में बटे हैं। क्या क्या है? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, यानी और ये इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा शिवालिक। तो उसमें हिमालय में जो सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय, और दूसरा जो कि क्या कहते हैं सबसे नीचे किसमें? पीर पंजाल। इन दोनों के बीच में बहती है। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। असल में हम बात करें तो ट्रांस हिमालय से कैसा होता है? सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जस्कर, फिर उसके बाद क्या आता है? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो जो ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय आता है, उसके अंदर क्या है? सबसे कोने वाली जो श्रेणी रहती है उसे पीर पंजाल कहते हैं। तो ये कहाँ बहती है? ये ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में बहती है। फिर उसके बाद ये हिमालय वाले क्षेत्र से क्या होती है? निकलती है, और हिमालय वाले क्षेत्र से निकलकर ये कहाँ घुसती है? ये प्लेन्स में आती है, मैदानों में आती है। मैदानों में कहाँ आती है? अखनूर के पास में मैदानों में आती है, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। उसके बाद ये नदी क्या करती है? जैसा कि आपने समझा, अपने अंदर झेलम को मिला लेती है, और थोड़ा आगे जाके ये रावी को मिला लेती है। मतलब समझिएगा दोस्तों, जो चेनाब है उसमें पहले झेलम मिलती है, और उसके बाद उसमें रावी मिलती है। ये देखिए झेलम, और फिर उसके बाद रावी। तो सीधी बात है, चेनाब बीच में है, झेलम ऊपर है, रावी नीचे है। तो अब किस पर आएंगे हम? अब हम अगली नदी पे आएंगे, जो कि क्या है? रावी। अब सवाल उठता है रावी कहाँ से निकलती है? तो रावी भी एक पास के पास से ही निकलती है, जो कि है रोहतांग पास। अब याद रखने का तरीका समझिए दोस्तों, रावी के बाद अगली नदी आप जानते हैं कौन सी होगी? व्यास होगी। तो असल में रोहतांग पास जो है, इससे एक नदी ऊपर जाती है और एक नदी नीचे जाती है। जो ऊपर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रावी कहते हैं, और जो नीचे जाती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी ऊपर वाली नदी की, और इसके ऊपर का तो आपने अभी समझा, बारालाचा से कौन सी निकलती है? चेनाब निकलती है। अब जो रोहतांग पास से नदी निकलती है, उसमें हम बात कर रहे हैं अभी रावी की। अब रावी जो है रोहतांग पास से निकलती है, और रावी और ब्यास दोनों के बारे में एक और बात कही जाती है किताबों में कि ये कौन सी हिल से निकलती है? कुल्लू हिल से निकलती है। अब रावी जो है निकलने के बाद कहाँ जाती है? चंबा की पहाड़ियों में जाती है, उत्तर की तरफ। और चंबा की पहाड़ियों में उत्तर की तरफ जाने के बाद ये क्या करती हैं? ये जो है काटना शुरू करती हैं। अब किसको काटना शुरू करती? देखिए, सबसे पहले वाले ऊपर वाली ने हिमालय का हिस्सा काटा, नंगा पर्वत के ऊपर वाला। फिर इसके बाद जो है क्या करा गया? पीर पंजाल श्रेणी को काटा गया। अब जो तीसरी और चौथी नदी है, कौन कौन सी? रावी और व्यास। ये दोनों किसको काटती है? ये दोनों ढोलारधर श्रृंखला जो है उसको काटने का काम करती है। वापस से समझिए, असल में ग्रेट हिमालय जो रहता है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। मिडिल हिमालय के अंदर क्या आता है? पीर पंजाल श्रृंखला, और उसी का आगे वाला हिस्सा क्या है? ढोलाधर श्रृंखला। तो मिडिल हिमालय में क्या आता है? पीर पंजाल और ढोलाधर आता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? रावी की। तो जो रावी है ये किसके बीच में स्थित है? पीर पंजाल और ढोलाधर श्रृंखला जो है उसके बीच में स्थित है, यानी मिडिल हिमालय वाले क्षेत्र में ये बहती है। मैं समझता हूं दोस्तों आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बात कर रहा हूं रावी की। अब इसके बाद क्या करती है ये नदी जो है? ये नदी जो है कहाँ जाती है?
अमृतसर के पास में क्या करती है, बॉर्डर बनाती है इंडिया पाकिस्तान का। उसके बाद रवि किस में मिल जाती है, जैसा कि आपने समझा इधर चेनाब में मिल जाती है, पर कहाँ मिलती है, सराई संधू के क्षेत्र में मिलती है। अब इसके बाद आते हैं हम अगली नदी, जो कि है कौन सी, हमारी व्यास। अब जैसा कि आपने समझा व्यास कहाँ जाती है, दक्षिण तरफ जाती है। तो दक्षिण तरफ व्यास जो है कुल्लू से निकलकर कहाँ जाती है, मनाली में जाती है। मनाली में जाने के बाद ये भी क्या करती है, ढोलादर को काटती है, और ढोलादर को काटकर ये क्या करती है, जाके मिल जाती है किसमें, जाके मिल जाती किसमें, सतलज में। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझेगा। अगर हम इन सब नदियों की बात करें तो चाहे वो इंडस हो, चाहे वो झेलम हो, चेनाब हो, या रावी हो, या सतलज हो, ये सब आप देख सकते हैं कहाँ मिलती है, ये सब पाकिस्तान में इनका मिलन होता है। मतलब ये सब क्या है, गद्दार हैं। लेकिन जो व्यास नदी है उसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये नदी क्या कहलाती है, देशभक्त कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये शुरू भी भारत में होती है और शुरू होने के साथ साथ खत्म भी भारत में होती है। तो व्यास किस में जाके मिल जाती है, ढोलादर को काटने के बाद ये जाकर सतलज में मिल जाती है। सतलज में ये कहाँ मिलती है, तो हरीके बैरज के पास में मिलती है। हरीके असल में एक क्षेत्र है जिसको हम वेटलैंड कहते हैं, जहाँ पर प्लेन वाले हिस्से में पानी रहता है। इसके अलावा यहीं पर क्या है, हरीके बैराज भी है, जिसके किनारे इंदिरा गांधी कैनाल जो है लगाई गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी क्या है, कैनाल है। अब जैसा कि आपने समझा ब्यास किस में मिलती है, सतलज में मिलती है। तो हमारी अगली नदी क्या होगी दोस्तों, सतलुज होगी। तो अब सतलुज की अगर हम बात करें तो सतलुज जो है कहाँ से निकलती है, तो सतलुज जो है ये राकस ताल से क्या होती है, निकलती है। अब राकस ताल कहाँ है, ये असल में मानसरोवर के नीचे वाले हिस्से में है। अब समझेगा दोस्तों, सतलुज और इंडस दोनों क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी कि पर्वतों के आने के भी पहले से ये पैदा हो चुकी थी। इसी कारण जो है इनकी अगर हम बात करें, इनमें काफ़ी समानता दिखाई देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये तिब्बत के हिस्से में निकलने के बाद करीब करीब 400 किलोमीटर तक क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं। उसके बाद जो है ये सतलुज जो है कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये शिपकिला दर्रा जो है, शिपकिला पास जो है, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद अगर हम बात करें तो ये सीधी बहती है, और बहती हुई ये कहाँ पहुँच जाती है, हम जानते हैं ब्यास को हरिकेत के पास मिला लेती है। उसके बाद ये नदी सीधी चलती है, और सीधी चलने के बाद ये इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है, जो कि रहती है फिरोजाबाद से क्या कहते हैं, फाजिल्का के बीच। तो देखिए इधर फिरोजा फाजिल्का, इधर फिरोजा फाजिल्का, ऊपर की तरफ मुजफ्फराबाद मीरपुर। मुजफ्फराबाद मीरपुर किसमें, झेलम में। फिरोजा फाजिल्का किसमें, सतलुज में। समझता हूं मैं आपको अच्छे से ये याद हो रहा होगा। अब इसके बाद ये नदी सीधी चलती है, और सीधी चलने के बाद ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये किससे मिल जाती है, चेनाब से मिल जाती है, जो पहले अपने में किसको मिला चुकी है, झेलम और रावी को मिला चुकी है। और फिर आगे जाके मिथानकोट के पास, जैसा आप जानते हैं, पंचनाद किस में मिल जाता है, सिंधु में। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो जल्दी से समझेगा, झेलम ऊपर से बहती है, सतलुज नीचे से बहती है। झेलम ऊपर से बहती है, झेलम में क्या मिलता है, पंचनाद मिलता है। पंचनाद में अगर हम बात करें तो बीच में क्या है, चेनाब। चेनाब के ऊपर कौन मिलती है, चेनाब में झेलम मिलती है। नीचे कौन मिलती है, रावी मिलती है। फिर इसके बाद सतलज नीचे की तरफ से सीधी बहती है। सतलज में कौन मिलती है, ब्यास मिलती है। सतलज में ब्यास मिली, चेनाब में रावी और झेलम मिली। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो सतलज है इसमें क्या हो जाता है, चेनाब का जो पानी है जिसमें रावी और झेलम पहले ही मिल चुकी हैं, वो आके मिल जाता है। और ये पूरा पंचनाद किस में मिलता है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है। अब यहीं से क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से क्या कहते हैं, डायग्राम बनाना भी आना चाहिए और उसे याद रखना भी आना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अलविदा।